नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी-पीजीटी, बिहार टीजीटी-पीजीटी, झारखंड टीजीटी-पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस अगर जो आप लाइव क्लास नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे समय समय पे टेस्ट दीजिए, ये देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। तो ये बिल्कुल संतुलित वे है तैयारी करने का। अगर जो ठीक तरीके से इन सारे कंटेंट को आप फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर से बहुत कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ कोई अन्य बैच में आप अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। बाकी का प्रोसीजर आपको आगे बता दिया जाएगा। सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का बैच अवेलेबल है, बिहार में टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए बैच अवेलेबल है। उत्तराखंड में अभी जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए लेक्चरर के लिए आपको बिल्कुल नया बैच देखने को मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए, जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के भी आपको यहाँ पे बैच मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी हैंडराइटिंग का लिखा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। खुद के द्वारा मेरा लिखा हुआ नोट्स है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको नोट्स मिल रहा है। और अगर जो आप एक बार इस नोट्स को प्राप्त कर लेंगे तो समय समय पे इसमें अपडेट भी होता रहेगा और फिर दोबारा आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा इकोनॉमिक्स का नोट्स इधर उधर से प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल सटीक साधारण भाषा में ये नोट्स अवेलेबल है। तो जो लोग केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो 499 रुपये है। लेकिन अगर जो आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। सो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके स्वतंत्र परिवर्तन के कारण होता है। चलिए भाई, कार्ल मार्क्स की थियरी आ चुकी है। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, कार्ल मार्क्स की अगर जो आपने थियरी पढ़ी होगी तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका क्या नाम था, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल। इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो समाज है ना, जो समाज है ये दो वर्गों में विभाजित है। ये समाज क्या है, दो वर्गों में विभाजित है। एक तरफ कौन है, एक तरफ पूंजीपति है। ठीक है, एक तरफ क्या, एक तरफ कौन है, एक तरफ पूंजीपति है और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ श्रमिक है। दूसरी तरफ श्रमिक है अर्थात मजदूर है। ठीक है, दूसरी तरफ श्रमिक अर्थात मजदूर है। तो कार्ल मार्क्स साहब ने ये कहा कि ये जो पूंजीपति होता है ना, वो श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है
और इस कारण से वो श्रमिकों का शोषण करता है, और जो श्रमिक का शोषण हो रहा है उसी के प्रतिफल के रूप में पूंजीपति को लाभ मिलता है। ठीक है, तो समाज दो वर्गों में विभाजित है। कार्ल मार्क्स को अगर जो आपने पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि समाज में दो वर्ग है, पहला पूंजीपति है और दूसरा श्रमिक है। पूंजीपति जो है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। पूंजीपति अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। लाभ कब अधिकतम होगा? लाभ अधिकतम तब होगा जब श्रमिकों को मजदूरी कम मिलेगी। ठीक है, लाभ अधिकतम तब होगा जब श्रमिकों को मजदूरी कम मिलेगी। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि पूंजीपति जो होता है ना वो श्रमिकों का शोषण करता है, और श्रमिकों के शोषण करने के प्रतिफल के कारण ही पूंजीपति लाभ कमाता है। अब श्रमिकों का शोषण कैसे होता है? तो श्रमिकों का शोषण इस तरीके से होता है कि श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है। अर्थात श्रमिक अगर जो 100 रुपए की वस्तु का मतलब अगर जो 100 रुपए का लाभ दिला रहा है तो उसे केवल और केवल 5 रुपए या 7 रुपए आप मजदूरी के रूप में दे रहे हैं। तो एक तरफ पूंजीपति क्या चाहता है? एक तरफ पूंजीपति अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है श्रमिकों को कम मजदूरी दे करके, और दूसरी तरफ श्रमिक चाहता है कि हम ज्यादा मजदूरी प्राप्त करें। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है? संघर्ष चलता रहता है। और अगर जो अब देखिए, अब इस प्रश्न पे आइए कि मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके स्वतंत्र परिवर्तन के कारण होगा? तो उत्पादन ढांचा में स्वतंत्र परिवर्तन जब होगा तो समाज में भी परिवर्तन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब श्रमिकों को सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलने लगेगी तो फिर क्या होगा? समाज में बदलाव आ जाएगा। अदरवाइज जो पूंजीपति हैं वो श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं और उससे अपने लाभ को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आप वीडियो को कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? ठीक है, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? ये फेमा की बात कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? फेमा की बात कर रहा है। थोड़ा आराम से इस बात को समझिएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो दो चीजें समझिएगा कि फेमा अधिनियम कब आया। तो फेमा अधिनियम जो आता है, फेमा अधिनियम जो आता है 1999 में आता है। ठीक है, और फेमा प्रभावी कब होता है? तो ये प्रभावी होता है 2000 में। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये कब प्रभावी होता है? ये 2000 में प्रभावी होता है। और ये होता क्या है? अब बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगा कि सर फेमा होता क्या है। तो फेमा क्या है? फेमा का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को अधिक सुगम बनाना। ठीक है, तो फेमा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व भुगतान को सुगम बनाना, भुगतान को सुगम बनाना। ठीक है, सुगम बनाना। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने का मतलब क्या होता है कि ये जो फेमा है वो ये निर्धारित करता है कि जितने भी देश हैं जब वो आपस में व्यापार कर रहे हैं तो किस तरीके से सभी देश आपस में ठीक तरीके से व्यापार कर सकें, और आयात और निर्यातों के परिप्रेक्ष्य में जो भुगतान होता है उसको ठीक तरीके से कैसे कर पाए, वही फेमा का काम हुआ करता था। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं कि सर 2000 तो प्रभावी होने की बात बोल रहा है ना, तो मैंने अभी तो बताया कि प्रभावी हुआ 2000 में और ये एक्ट आया था 1999 में। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन पेपर में यहाँ से जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, दो तीन बातें यहाँ पे आपको समझनी है, फिर आपको जिंदगी में कभी भी ये प्रश्न भूलेगा नहीं। बस मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी 1990 के 1950 के पहले की बात करें
तो 1950 के पहले हमारे देश में बैंक प्रणाली इस तरीके से प्रचलित नहीं थी जिस तरीके से अभी वर्तमान में, या अगर जो आप यूं कहें कि 1969 में जब बैंकों का गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण किया, उससे पहले भारत में बैंक का जो ढांचा था वो अलग तरीके का था। तो ध्यान से समझिएगा, अब मैं आगे बताता हूँ। तो भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत शाख का स्रोत होता है? तो देखिए दोस्तों, शाख के अगर जो स्रोत की बात करें तो शाख का स्रोत दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है संस्थागत और एक होता है गैर संस्थागत, ठीक है। एक क्या होता है? एक होता है गैर संस्थागत और दूसरा क्या होता है? संस्थागत शाख के स्रोत, ठीक है। संस्थागत शाख के स्रोत, ठीक है। तो गैर संस्थागत का शाख के स्रोत का मतलब यह है कि ऐसी संस्था जिसका निर्माण सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जैसे कि साहूकार की बात करें, ठीक है। जैसे किसकी बात करें? साहूकार की बात करें तो साहूकार वाली व्यवस्था सरकार ने नहीं बनाया है। महाजन की बात करें, महाजन की अगर जो बात करें तो महाजन से ऋण लिया जाए, ये व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है। आपके पड़ोसी हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं उससे आप ऋण ले, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था नहीं किया है। जब 1969 आता है तो इसमें क्या किया जाता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार करती है, अर्थात ये सरकार के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। तो सरकार जब इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है तो उसके पीछे सरकार का यही उद्देश्य होता है, क्योंकि ये 1969 के पहले ये जितने भी बैंक थे ना, ये सभी बैंक निजी रूप से कार्य कर रहे थे और ये कृषकों को ऋण नहीं दे रहे थे, ये केवल और केवल औद्योगिक क्षेत्र को ऋण दे रहे थे। तो सरकार ने ये देखा कि अरे भाई, अगर जो ये कृषकों को ऋण देंगे ही नहीं तो कृषि में यांत्रिकरण संभव नहीं हो पाएगा, तो कृषकों का विकास नहीं हो पाएगा, कृषकों का विकास नहीं हो पाएगा तो हमें कच्चा माल नहीं मिल पाएगा। फिर सरकार ने क्या कर दिया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो अब बैंक के पास क्या हुए? अब बैंक की ये मजबूरी हो गई कि जो कुल ऋण है उसका 40% बैंक क्या करेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के रूप में वितरित करेगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे साहूकार की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सरकार के द्वारा स्थापित है, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक ये संस्थागत स्रोत है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में वर्तमान समय में गरीबी रेखा का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? ये भी अच्छी सी बात है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए तो दोस्तों, क्या उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर? तो देखिए, भारत के बारे में पूछ रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान किस आधार पे लगाया जाता है? तो देखिए, खुराक में कैलोरी के आधार पे लगाया जाता है। क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अगर जो आप गांव में रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं और जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड आप उपभोग कर रहे हैं, उस फूड से अगर जो आपको 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर जो आपको मिल जा रही है तो आप गरीब नहीं कहे जाएंगे, ये गवर्नमेंट की परिभाषा के अनुसार। और अगर जो आप शहरी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, अगर जो आप शहर में रह रहे हैं और शहर में आप होने के बावजूद 2100 कैलोरी ऊर्जा जो आप उपभोग कर रहे हैं, उससे अगर जो आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जा रही है तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं कि खुराक में कैलोरी के आधार पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में आर्थिक नियोजन उत्पादन आधारित न होकर के जनहित आधारित होनी चाहिए, ये तर्क किसने दिया था? किसने कहा था कि देखिए, हमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाना है। उत्पादन नहीं बढ़ाइए, आप मानव के कल्याण में वृद्धि करिए, अर्थात आप जनहित करिए, ठीक है, जन के हितों में वृद्धि करिए, ठीक है, जनहित, ठीक है, जनहित, जनहित मतलब कि लोगों के हितों में वृद्धि हो, अर्थात मानव कल्याण में वृद्धि हो, मानव कल्याण में वृद्धि हो। ये बात किसने कही थी? बहुत बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है।
चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, अमर सेन की बात कर रहे हैं सभी लोग। ए बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो अमर्त्य सेन साहब ने कहा था कि एक जो देश है ना, अब जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में जब उन्होंने बात किया, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि जब सरकार आर्थिक नियोजन बनाती है ना, तो आर्थिक नियोजन बनाते समय सरकार को इस बात पे ध्यान नहीं रखना चाहिए कि देश में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना है। सरकार को आर्थिक नियोजन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जन के हितों में वृद्धि हो, अर्थात मानव के कल्याण में वृद्धि हो। उत्पादन का बढ़ना जो होता है उससे देश जो है उस उत्पादन के एकमात्र उत्पादन बढ़ने से मानव कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती है। तो सरकार को अर्थव्यवस्था में उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए, मानव कल्याण में वृद्धि करना चाहिए, अर्थात जनहित ऐसे नियोजन बनाने चाहिए जो जनहित से संबंधित हो। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। देखिए दोस्तों, आज जो भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूं ना, ये थोड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन ये ट्रिकी प्रश्न है। ये ट्रिकी प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये ट्रिकी प्रश्न है। इसको समझिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस करने वाले लोग, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ने वाले लोग ऐसे प्रश्नों को गलत करते हैं। तो थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को। क्या उत्तर आ रहा है सर? और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो देखिए, भारत में बेरोजगारी, कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप योग्य हैं, कोई काम आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस काम को छोड़ करके कोई अन्य काम ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, ठीक है, और आपको कहीं पे नौकरी भी मिल रही है कि आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम कर सकते हैं और आप 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक करने के बाद क्या करते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। उनको लगता है कि भैया प्राइवेट सेक्टर में वो मजा नहीं है जो मजा सरकारी सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो किसी काम को छोड़ करके आप दूसरे काम की तलाश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न हुई बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी भी भारत में पाया जाता है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं या अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर होती है, अर्थात उनका उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो मुख्य रूप से भारत में कृषि में प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। और संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप अपने देश के अंतर्गत जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उसका ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कही जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि आजकल भारत के आर्थिक नियोजन में निम्न में से कौन सा एक सबसे कम महत्वपूर्ण है? खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। और देखिए, जो लोग भी इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ रहे, आप जरूर पढ़िए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे से आपको सारी चीजें दी जा रही है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग को लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन देखिए, बहुत ऐसी सारी चीजें होती है ना जो आपको खुद भी नहीं पता है, लेकिन वो आपके पेपर में पूछा जाता है ना। तो आपको एक सिस्टमेटिक वे से एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट पढ़ाए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। मैं 200 से ज्यादा क्लास आप लोगों को आपके बैच में देता हूँ कंप्लीट। मैं आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप वहां से कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहिए और नोट्स भी देखते रहिए। आप टेस्ट सीरीज समय समय पे सप्ताह में 1-2 टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न तो आसान थे फिर भी गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि आपने उस तरीके की तैयारी कर, उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं किया था। तो आपको टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, तो आराम से आप टेस्ट सीरीज भी सप्ताह में 1-2 दिया करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट भी मैं करवाऊंगा। मतलब लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ सारी चीजें आपको मिल रही है, कहीं भी इधर उधर से
कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो देखिए आजकल भारत में आर्थिक नियोजन में कौन सा एक सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो देखिए बाजार पर नियंत्रण एवं नियमन। देखिए सरकार का बाजार पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। भारत की अगर जो बात करें तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे बाजार चल रहा है। बाजार में अब सरकार का कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। वस्तुएं कै रुपए में बिकेंगी, कितने में बिकेंगी, कैसे बिकेंगी, अब इस बात का निर्धारण सरकार नहीं करता है, ठीक है। साबुन कै रुपए का बिकेगा ये बाजार निर्धारित करता है। बिस्किट कै रुपए का बिकेगा ये बाजार निर्धारित करता है, सरकार के द्वारा ये निर्धारित नहीं होता है। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे बाजार के द्वारा निर्धारित होता है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में हरित क्रांति आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन एक इससे संबंधित नहीं था? फिर मैं एक बार बता रहा हूं कि आज मैं थोड़े बहुत आसान प्रश्न लेकर के आया हूं, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत आराम से इन सारे प्रश्नों को देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर जो बात करें कि हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति कब आरंभ हुई थी? कोई बताएगा मुझे? 1966-67 में, यही तो था, यही वित्तीय वर्ष था ना। और जो हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी इसमें क्या किया गया था? उच्च क्वालिटी के बीज का उपयोग किया गया था। उच्च क्वालिटी, बहुत सारे काम किए गए थे, उच्च क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, बीज का इस्तेमाल किया गया था। भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पे कृषि में यांत्रिकरण भी आया, गहन खेती को भी हमने बढ़ावा दिया, ठीक है, और हमने मिश्रित खेती को भी बढ़ावा दिया, बहुत सारे इसमें प्रावधान आए थे। तो अगर जो हरित क्रांति की बात करें तो स्वामीनाथन साहब ये भारत के हैं, ठीक है। स्वामीनाथन साहब कहाँ के हैं? अच्छा थोड़ा एक कमेंट करके बताइएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दो प्रश्न बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, सॉरी, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये स्वामीनाथन साहब तो संबंधित हैं भैया, क्योंकि ये पूछ रहा नहीं है। इंदिरा गांधी जी के समय में ही चलाया गया तो ये भी है। सुब्रमण्यम सॉरी सुब्रमण्यम साहब भी थे, लेकिन रफी अहमद किदवई साहब नहीं थे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो विश्व में कौन था? बोरलाग साहब थे, बिल्कुल ठीक है। और भारत में कौन था? स्वामीनाथन साहब थे। चलिए, और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कमेंट करके ये भी बताइए ना। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था विलियम गाद के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत में भूमि सुधार के अंग क्या है? भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार, चले, भारत में भूमि सुधार के अंग क्या है? तो ये तो आसान सी बात है, अच्छी सी बात है, खूबसूरत सी बात है कि भूमि सुधार के अंतर्गत क्या किया गया? बिचौलियों का उन्मूलन किया गया। ये कहा गया कि देखिए भैया, जो भूमि का स्वामी है वही क्या करेगा? वही वास्तविक रूप से उस भूमि पे उत्पादन करेगा, ना कोई कष्टकार, ना ही कोई साहूकार उसके भूमि को कब्जाएगा, ना ही कोई महाजन उसके भूमि को कब्जाएगा, ठीक है। उसके बाद काश्तकारी सुधार आया। काश्तकारी सुधार में ये कहा गया कि भूमि स्वामी को भूमि पे अधिकार सुनिश्चित कराया जाए। भूमि जोतों की सीमा भी आई कि भैया ठीक है, आप अपने अपने रकबे का क्या कर लीजिए कि एक उसको एक उसका एक सीमा निर्धारित कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई गई? अब ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं, थोड़ा आप आराम से करिएगा, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं।
भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई गई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3-4 बातें, ठीक है, 3-4 बातें, ठीक है, 3-4 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आरबीआई एक्ट कब आया था। ठीक है, ये पूछा जाता है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट कब आया था सर? तो आरबीआई एक्ट कब आया था? तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आरबीआई एक्ट के परिणाम स्वरूप 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब होता है? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। ठीक है, 1949 में होता है। और अगर जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली की बात करें तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, हाँ ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब अपनाया गया? 1956 में अपनाया गया। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आरबीआई एक्ट कब आया था? तो 1934 में आया था। इसी आरबीआई एक्ट के परिणाम स्वरूप आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हो जाता है और न्यूनतम रिजर्व प्रणाली की जो अवधारणा सामने आती है वो 1956 में आती है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक नहीं है? तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में आप मुद्रास्फीति बोलते हैं, उसे ही आम बोलचाल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। महंगाई कब आता है? अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि बताइए महंगाई कब आता है, तो एक लाइन की बात है, बात को ध्यान से समझिएगा कि महंगाई कब आएगा। जब मान लीजिए बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से जो सर्वाधिक प्रमुख कारण है वो ये है कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आज से 30 या 40 साल पहले आप देखिए तो हर गांव में क्या होता था कि छप्पर के मकान बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में देखिए तो जो बहुत गरीब है ना, वो भी छप्पर में अब नहीं रह रहा है, वो भी पक्के मकान बना रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जब धीरे धीरे विकास की है और अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, तो जब सबके पास पैसा आया है तो सभी लोग क्या किए? मुद्रा की पूर्ति जब सबके पास बढ़ी है तो ऐसी स्थिति में सभी लोग मुद्रा की मांग को बढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपए अगर जो आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में रिलीज किया या सरकार ने रिलीज किया, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल एक उद्यमी के पास जाएगा। चलिए मान लीजिए उद्यमी के पास चला भी गया, लेकिन उद्यमी क्या करेगा? इसको अपने जेब में थोड़ी रखेगा। वो कोई काम करेगा, उससे उत्पादन करेगा, तो उससे क्या होगा? वो पैसा सब श्रमिकों के पास भी चला जाएगा। ठीक है, वो मतलब समाज के सभी वर्गों तक वो पैसा जाएगा। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो आप जब पैसा ज्यादा होगा तो वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, और अगर जो वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे और उस अनुसार वस्तु के उत्पादन में वृद्धि अर्थात पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, तो किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में जब बहुत ज्यादा होगी और उसका उत्पादन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी। और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाएगी तो आप कहेंगे कि महंगाई आ गई है। आप क्या कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, महंगाई की को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? तो तो भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है? तो सहायक ये नहीं है कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है वो किसानों को उनके जीवन निर्वाह के साथ साथ अगली फसल को उपजाने के लिए कीमत दिया जाता है। मतलब इतना ही। एमएसपी की अगर जो बात करें तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि किसान इससे कोई लग्जरी की वस्तु खरीद सकता है, विलासिता की वस्तु खरीद सकता है। वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, अर्थात रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सकता है, और आने अगले सीजन के लिए
वो अच्छे प्रकार के बीज, अच्छी सिंचाई सुविधा और अन्य चीजों की वो पूर्ति कर सकता है उस पैसे से। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो विलासिता की वस्तुओं को खरीद पाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक। तो देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो अगर जो पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब से कब तक चली थी? किसी को याद है? 74 से लेकर के 1979 तक चली थी। तो 1974 से लेकर के ये 1979 तक चली थी, ठीक है। इसी में इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इसी में इंदिरा गांधी जी ने दिया था और इसी में इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम का भी प्रारंभ करवाया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनना। गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर होना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि सर जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल, चौथी उसके बाद आपको योजना अवकाश याद आ जाना चाहिए, 1966 से लेकर के 1969 तक याद आना चाहिए। फिर आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना पता ही हो गया कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे। उसके बाद आपको याद आना चाहिए आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें मानव विकास की बात की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? मूलर मॉडल पे आधारित थी और इसमें मानव संसाधन के विकास पे जोर दिया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास और 12वीं पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास। फिर आपको दो आपको वार्षिक योजनाएं भी याद आनी चाहिए, 1990 से लेकर के 1992 वाली, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के ठीक पहले चली थी। तो ये सब दिमाग में आपके घूमना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, ठीक है। भाई मैं कहीं भी पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं कहीं नहीं जाता हूं, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। मैं किसी को भी देखता नहीं हूं, किसी को भी जानता नहीं हूं, है ना। आप लोग जो भी मैसेज कर रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए। मैं कहीं पर भी किसी को भी कि कोई भी क्लास ना देखता हूं ना जानता हूं। मैं अपनी क्लास लेता हूं, शाम को 7 बजे आता हूं, आप लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, आप लोगों के साथ में क्लास लेता हूं मैं। और बाकी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म को देखता ही नहीं। बहुत रेयर हो गया कि कभी कहीं से किसी ने कुछ शेयर कर दिया तो देख लेता हूं, अदरवाइज मैं कभी किसी को नहीं देखता। और रही बात मेरे नाम की, तो मेरा नाम अब लगभग सभी लोग जानते हैं और यूट्यूब इतने तो फैसिलिटी देता ही है कि लोग क्या करते हैं कि मेरा नाम लिख देते हैं और मेरे नाम लिख करके वो कहीं पर भी कुछ भी लिखते रहते हैं। तो ठीक है, इस बात को समझिए। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? मैं किसी दूसरे चैनल पे क्यों जाऊंगा? मैं किसी दूसरे चैनल पे क्यों जाऊंगा बताइए? ठीक है, ठीक है। मैं किसी दूसरे जगह पे जा करके कमेंट क्यों करूंगा भाई? हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, तो कोई मेरे नाम का यूज कर रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे नाम का कोई यूज कर रहा है, ठीक है, कर रहा है तो उसको मैं हाई कोर्ट बुला लूंगा, ठीक है।
चलिए, मेरे नाम का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसे मैं हाई कोर्ट बुला लूंगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? सो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं भाई? संपदा कर का संबंध किससे है? तो ये चलैया समिति से है। ये किससे संबंधित है? ये चलैया समिति से। और आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप इतने ज्यादा, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, इतने तो होशियार आप होने चाहिए ना कि सर जी तो नहीं होंगे। ये बकलोली वाली बात क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा? ऑप्शन नंबर अच्छा सॉरी, ये संपदा कर की बात कर रहा है। हाँ, थोड़ा आराम से करिए। संपदा कर की बात कर रहा है। तो संपदा कर पहली बार जो लगाया गया था दोस्तों, वो लगाया गया था 1957 में। ये बहुत बड़ा क्राइम है ना? अगर जो आप किसी और का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और का फोटो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भारतीय कानून के अनुसार बहुत बड़ा क्राइम है। और अगर जो ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कोई हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, कर रहा है तो उसको करने दीजिए। संपदा कर की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था केल्डार साहब के द्वारा, केल्डार के द्वारा। ठीक है, तो संपदा कर की लगाने की सिफारिश किसने किया था? वो लगाया था केल्डार ने। ठीक है, और ये संपदा कर का मतलब ये होता है कि जो रियासती फर्में होती हैं, या जो घर होता है, या जो शहरी भूमि है, या जो जेवरात हैं, उस पे ये टैक्स लगाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है किस पे? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? कृषि आय पर कर लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए, इजी सी बात है। दो तीन बातें यहाँ पे समझिएगा कि कृषि से संबंधित जितनी भी आय होती है ना, वो कृषि से संबंधित जो आय प्राप्त होती है, उस पे जो टैक्स लगाने का अधिकार है वो राज्य सरकार का है। और कृषि से संबंधित जितने भी प्रकार का कृषि से संबंधित जो भी आय अर्जित होता है उस पे टैक्स कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाएगा। लेकिन जितने भी प्रकार से टैक्स अन्य जितने भी प्रकार के आय होते हैं उस पे जो टैक्स लगाने का कार्य करेगा वो केंद्र सरकार करेगा। सो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि केवल राज्य सरकार के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो राज्य सरकार अपनी आय का सबसे बड़ा स्रोत कहां से अर्जित करती है? तो बिक्री कर के माध्यम से अर्जित करती है, बिक्री कर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मनोरंजन कर। मनोरंजन कर का मतलब ये होता है कि अगर जो आप कभी मूवी देखने गए हो या कभी आप सर्कस देखने गए हो तो वहां पे आप टिकट खरीदते हैं, तो मूवी का जो आप टिकट खरीदते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वो मनोरंजन कर का उदाहरण है। या आप कभी सर्कस देखने गए हैं तो सर्कस का जो आप टिकट खरीदते हैं उस पे भी टैक्स लगता है, तो वो भी मनोरंजन कर का ही उदाहरण है। सो आप ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए, क्या उत्तर आ रहा है कि राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अभी तो मैंने बताया कि सामान्य बिक्री कर। राज्य सरकार सबसे ज्यादा आय अर्जित करती है कहां से? बिक्री कर के माध्यम से। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसने कृषि जोत कर की वकालत की थी? चले कि निम्नलिखित में से किसने कृषि जोत कर की वकालत की थी? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये भी बच्चों वाला, अभी तो मैंने कुछ देर पहले बात किया था इसके बारे में। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा आराम से करिए। जितने भी ए बोल रहे हैं सब गलत होंगे, जितने भी ये बोल रहे हैं सब गलत होंगे। ए में क्या दिया गया है? ए में दिया गया प्रोफेसर राज कृष्णा, और बी में क्या दिया गया? प्रोफेसर
AK राज। अब बताइए, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, मैं इस सेशन को आज इसीलिए लेकर के आया हूं क्योंकि प्रश्न थोड़े से रोज की अपेक्षा आज का सेशन थोड़ा सा आसान है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं वो ट्रिकी है ना कहीं आपको कंफ्यूज करेंगे। मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, है ना। ये नहीं होगा। प्रोफेसर राज कृष्णा, ये किसकी बात करते हैं, ये हिंदू समृद्धि दर की बात करते हैं। और प्रोफेसर AK राज जो हैं वो कृषि जोत कर की वकालत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में सेवा कर पहली बार कब लगाया गया था। भारत में सेवा कर पहली बार कब लगाया गया था। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अरुणिमा जी, सुनीता गुप्ता जी, राजेश कुमार सिंह जी, मधु कुमारी जी, प्रवेश पासवान जी, ठीक है, पारस कुमार जी, नौसाद अली जी, अजय जी, किशोरी जी, राज सिंह जी, सोनी शर्मा जी, राधिका जी, अरुदत्ती देवी जी, रत्नेश कुमार जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर तो कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। टेलीफोन, बीमा और स्टॉक, ठीक है। टेलीफोन, बीमा और स्टॉक, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर, कौन सी कमेटी बनाई गई थी। भारत में सेवा कर जब लागू किया गया तो किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पे सेवा कर प्रकाश में आया। तो याद रखिएगा, चेलैया कमेटी, चेलैया कमेटी, ठीक है। चेलैया कमेटी या चेलैया समिति, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और चेलैया समिति प्रकाश में आया और इसने ही सेवा कर लगाने की सिफारिश की। और सेवा कर सबसे पहली बार जो लगाया गया था वो 1994-95 में लगाया गया था और वो 3 सेवाओं पे लगाया गया था। 3 सेवाओं पे, पहला टेलीफोन पे, दूसरा बीमा पे और तीसरा स्टॉक पे। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार भारत में सेवा कर सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने MRTP एक्ट के स्थान पे कंपटीशन लॉ की सिफारिश की। खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। और MRTP एक्ट से संबंधित कौन सी समिति थी ये भी कमेंट करके बताइएगा। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो MRTP एक्ट की बात करें ना, तो ये जो MRTP एक्ट आया था ये 1969 में आया था। और इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब ये था कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त करना, ठीक है। ये MRTP एक्ट आया था, इस MRTP एक्ट को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था। तो ये कब आया था, ये 1969 में आया था और इसको शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए, ठीक है। एकाधिकार प्रवृत्ति को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 2002 की ये बात है, 2002 में MRTP एक्ट के स्थान पे कंपटीशन एक्ट आ जाता है। तो याद रखिएगा कि MRTP का जगह कौन ले लिया, तो MRTP का जगह ले लिया कंपटीशन एक्ट, ठीक है। एक्ट कब ले लिया, 2002 में। और इसका भी उद्देश्य क्या है, उसका भी यही उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति को किस तरीके से समाप्त किया जाए। तो ये ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, राघवन कमेटी, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 1991 की औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली में रखा गया। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग किताबों में पढ़ रहे हैं
तो कहीं पे 6 पढ़ रहे होंगे, कहीं पे 5 पढ़ रहे होंगे। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी मॉडल मनमोहन सिंह जी कब लेकर के आते हैं, 1991 में लेकर के आते हैं। और उस समय भारत बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पे था। हमारे पास केवल और केवल उतनी ही मुद्रा बची थी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मात्र 14 दिन तक ही ठीक तरीके से रन कर सकते थे। ऐसी स्थिति में ये जो कमांड आता है वो मनमोहन सिंह जी के साथ के पास आता है। और मनमोहन सिंह जी ने अपने सूझबूझ से भारतीय अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से बचाया ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था के स्थान पे ला करके उन्होंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ठीक है, सो क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे। तो देखिए 1951 में ये होता है कि 1991 से पहले भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग थे या बहुत सारे फर्म ऐसे थे जिसमें अगर जो आप उत्पादन करना चाहते थे तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी, सरकार से लाइसेंस आपको लेने की जरूरत होती थी। लेकिन 1991 की जब नई औद्योगिक नीति आती है तो ये कहा गया कि देखिए केवल 6 क्षेत्र ऐसे होंगे, केवल 6 क्षेत्र ही ऐसे होंगे जिन क्षेत्रों में अगर जो आप कोई फर्म स्थापित कर रहे हैं अर्थात कोई कंपनी स्थापित कर रहे हैं तो आपको सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर जो आप कपड़े का उत्पादन करना चाहते हैं या आपकी किसी अन्य ऐसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं जिससे राष्ट्र को खतरा नहीं है तो आप बिना लाइसेंस के जा करके उस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो उस समय की अगर जो बात करें तो 6 था। और 6 कौन कौन से थे, ठीक है, 6 कौन कौन से थे, एल्कोहल अर्थात शराब, अगर जो कोई शराब बनाना चाहता है तो उसे सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई सिगरेट और तंबाकू बनाना चाहता है तो उसे सरकार से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई अगर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहा है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, या कोई रसायन जो राष्ट्र के लिए खतरनाक है, गन पाउडर कोई बना रहा है तो उसके लिए भी उसे क्या करना पड़ेगा, सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी। तो 6 सेक्टर थे लेकिन वर्तमान में अब कितने रह गए हैं, केवल और केवल 5 रह गए हैं। ऑप्शन नंबर बी अगला कि भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक का अपनाना श्रेयकर होगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जाते हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में। अगर जो आप बहुत दिनों से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनके इस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि बहुत सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ कि समय समय पे आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लास आपकी होती है। सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ ठीक है, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ नहीं होते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए।
कि भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक का प्रयोग किया जाता है? सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर अधिकतम लाभ प्रदत्ता का आधार, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यम की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक का अपनाना श्रेयकर होता है? तो अधिकतम लाभ प्रदाता का आधार, ऑप्शन नंबर सी, मतलब जहां से अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन रखा गया? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे शाम को 7 बजे से आपकी लाइव क्लास होती है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जरूर टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन रखा गया? तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की अगर जो हम लोग बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई बताएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कोई कमेंट करके बताएगा। 1985 में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 1987 में इसकी स्थापना हुई। चलिए ठीक। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड क्या करता है? ये उन उद्योगों को देखता है जो बीमार हैं। अब बीमार उद्योग का मतलब क्या होता है? बीमार उद्योग का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जो घाटे में चल रहे हैं, है ना, जिससे सरकार को बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। वहां पे सरकार क्या कर रहा है कि अननेसेसरी रूप से पैसा लगा रहा है, लेकिन उस अनुसार आउटकम नहीं मिल रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे ही हम क्या बोलेंगे? बीमार उद्योग बोलेंगे। जैसे मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि चीनी उद्योग, चीनी मिल, बहुत सारे चीनी मिल ऐसे थे जो क्या हो गए? बंद हो गए, है ना। तो चीनी मिल को भी इसके अधीन रखा गया था। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन रखा गया था? तो ये है बीमार उद्योग। और बीमार उद्योग का मतलब क्या होगा? कि ऐसे उद्योग जो निरंतर रूप से घाटे में चल रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री द्वय सिद्धांत आय के विचार के प्रणेता माने जाते हैं? खूबसूरत सा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े इन ऐसे प्रश्नों को एक या दो लाइन में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण थियरी है, ये पढ़नी होगी आपको। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री द्वय सीमांत आय के विचार के प्रणेता माने जाते हैं? तो ये दो अर्थशास्त्री हैं, एक का नाम है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और दूसरे का नाम है जेके मेहता साहब ने। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री द्वय सिद्धांत आय के विचार के प्रणेता माने जाते हैं? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और जेके मेहता। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को आंशिक साम्य विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? एक होता है दोस्तों आंशिक साम्य और दूसरा होता है सामान्य साम्य। ठीक है, सामान्य साम्य। कमेंट करके बताइएगा कि ये अवधारणा किसने दिया था। कमेंट करके बताइएगा कि ये अवधारणा किसने दिया था। तो अगर जो हम लोग आंशिक साम्य की बात करें ना, तो आंशिक साम्य के अंदर किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है या किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि भाई उसकी आय कितनी है, उसका व्यय कितना है, या किसी परिवार का अध्ययन किया जाएगा। परिवार भी तो एक ही यूनिट होता है ना, तो किसी परिवार का अध्ययन किया जाएगा या किसी एक फर्म का अध्ययन किया जाएगा।
या किसी एक उद्योग का अध्ययन किया जाएगा। तो आंशिक साम्य की अवधारणा जो दिया गया था वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था और इसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ पे किसी एक व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जा सकता है, अर्थात किसी परिवार के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी फर्म के बारे में। लेकिन सामान्य साम्य की बात किसने की थी? तो वालरस साहब के द्वारा किया गया था, वालरस साहब के द्वारा किया गया था। और सामान्य साम्य क्या बताता है? तो सामान्य साम्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय की बात होती है, जैसे प्रति व्यक्ति आय की बात होती है, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही तो उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। तो ये सामान्य साम्य का उदाहरण है राष्ट्रीय आय की गणना। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मूल्य विरोधाभास हीरा व पानी के उदाहरण के साथ किसने स्पष्ट किया? खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था क्या? एडम स्मिथ, ठीक है। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ साहब की बात यहाँ पे हो रही है। एडम स्मिथ साहब ने ये कहा कि देखिए, हीरा जो है वो जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर जो आपकी लाइफ में हीरा नहीं होगा तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। लेकिन पानी ऐसी चीज़ है कि अगर जो पानी आपको नहीं मिलेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी हीरे की कीमत ज़्यादा है और पानी की कीमत कम है या पानी की कीमत है ही नहीं। तो यही हीरा जल विरोधाभास के अंतर्गत एडम स्मिथ साहब ने बताया, कहा कि देखिए, हीरा जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हीरे की कीमत क्या है? ज़्यादा है। और वहीं जो पानी है, पानी प्राणदायक है। पानी क्या है? प्राणदायक है। पानी अगर जो नहीं रहेगा तो जीवन चल ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा जरूरी क्या है? सीमांत उपयोगिता सबसे ज्यादा किसकी जरूरी है? पानी की है। लेकिन इसके बावजूद भी हीरे की कीमत ज्यादा है और पानी की कीमत कम है। तो हीरा जल विरोधाभास के अंतर्गत एडम स्मिथ साहब ने कहा कि देखिए, जीवन जीने के लिए हीरा महत्वपूर्ण नहीं है, बट इसके बावजूद भी हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है। और जीवन जीने के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, बट इसकी कीमत बहुत कम है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो अब ये तो एडम स्मिथ साहब बता दिए, लेकिन अब आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आप बताइए कि ठीक है, एडम स्मिथ साहब की भी बात ठीक है कि हीरा भैया, हीरा उतना जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी महंगा है। पानी बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी महंगा नहीं है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों हीरे की कीमत ज्यादा है और पानी की कीमत कम है? तो भैया यहाँ पे दुर्लभता का नियम लग जाता है। यहाँ पे क्या लगता है? दुर्लभता का नियम लग जाता है, अर्थात दुर्लभ वस्तु का नियम लग जाता है। हीरा क्या है? दुर्लभ है। लेकिन पानी क्या है? दुर्लभ नहीं है, ये आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो जिस वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा होगी और उसकी पूर्ति कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत ऊंची होगी। अर्थात हीरे की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है और उत्पादन अर्थात पूर्ति इसका कम है। तो जब अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा होगी हीरे की और पूर्ति कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि हीरे की कीमतों में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी, या महंगा होगा। और वहीं पानी की अगर जो बात करें तो भैया, जितना हम मांग करते हैं उतना पानी हमारे पास अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में इसका कीमत बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब इस बात को समझिए। हाँ, इस बात को आप समझिए। देखिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एट द सेम टाइम बहुत सारे छात्र मुझे मैसेज करते हैं, तो हो सकता है कि 1-2 लोग का मैसेज मैं नहीं देख पाऊँ। अगर जो मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। आप कॉल करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे आपका कॉल रिसीव करूँगा। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, मैं बार बार बताता हूँ। देखिए, एक होता है एकाधिकारी बाजार, ठीक है। एक क्या होता है? एकाधिकार या एकाधिकार बाजार, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार बाजार का मतलब होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला हो, अर्थात अकेला विक्रेता हो, अकेला विक्रेता हो,
ठीक है, कोई और इसे ना बेचे, अकेला विक्रेता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे क्या है, रेल की टिकट का एकमात्र विक्रेता है ना। और अगर जो आप रेल खरीदना चाहें, ट्रेन खरीदना चाहें, तो आप ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं, आप एरोप्लेन खरीद सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं और अन्य सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि आप ट्रेन खरीद लें तो आप ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इस पे किसका अधिकार है, इस पे एकाधिकार है। ठीक है, तो किसी वस्तु को, बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, तो उसे हम लोग एकाधिकार बाजार की स्थिति बोलते हैं। और दूसरा होता है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको एक ही समझते हैं, ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। एक ये क्या है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे वस्तु को बेचने वाले अनेक हो, अनेक विक्रेता हो। अब जब मैं अनेक विक्रेता बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जी जब अनेक विक्रेता हो जाएंगे तब तो ये पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण हो जाएगा। नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता का नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता होने के साथ साथ समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे गेहूं की मंडी का हम लोग उदाहरण लेते हैं। लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं और इसके साथ साथ विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। विभेदित वस्तु का उदाहरण होता है, विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, अर्थात एक जैसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। वो वस्तु होती तो प्रकृति में एक ही जैसी, लेकिन रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में वो सब एक दूसरे से अलग होती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि अगर जो आपने कभी बस में यात्रा किया होगा या कभी आपने ट्रेन में यात्रा किया होगा, तो एक व्यक्ति आता है, 5 पावर बैंक इस हाथ में लिया रहता है, 5 पावर बैंक इस हाथ में लिया रहता है, और जितने भी पावर बैंक होते हैं वो रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो वहां पे विक्रेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जैसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, विभेदित वस्तु का उत्पादन हो रहा है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं कि उत्पादकों की अधिक संख्या होती है एवं वस्तु विभेद होता है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन कल्याण अर्थशास्त्र से संबंध नहीं है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। तो अगर जो हम लोग कल्याण अर्थशास्त्र की बात करें तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं ना, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है, तो ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के कल्याण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आप लोग सबसे पहले पीगू साहब को पढ़ते हैं, उसके बाद मार्शल साहब को पढ़ते हैं, फिर आप आते हैं तो पेरेटो का अनुकूलतम सिद्धांत पढ़ते हैं। पेरेटो कहते हैं कि अगर जो एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है तो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना होगा। उसके बाद हिग्स और सीटोवास्की साहब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया, जो पहले को हानि हुई है उसकी हम क्षतिपूर्ति भी करेंगे और दूसरे के लाभ में वृद्धि भी कर देंगे। उसके बाद एलन साहब आते हैं, कई सारे अर्थशास्त्री आगे आते हैं। तो इससे कौन संबंधित नहीं है, तो जितने लोग भी डेबी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, तो कॉल्डर साहब हैं, सीटोवास्की साहब हैं, वर्गर्सन साहब हैं, लेकिन डेबी साहब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार आया है ये प्रश्न, है ना। और मैं फिर बता रहा हूँ, आज का सेशन रोज की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये जितने भी प्रश्न हैं ये अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा आराम से और धैर्य से इन सेशन को देखिएगा, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब इसका अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का पूर्ति वक्र जो होता है उसके सीमांत लागत वक्र का वह भाग होता है जो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र के ऊपर स्थित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा।
ऊपर वाला भाग होगा ना कि उसके सीमांत लागत वक्र पर ऊपर बढ़ने वाला भाग होता है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए एक दो लाइन में इसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मूल्य विभेद तब लाभदायक होता है जब दोनों बाजारों में मांग की मूल्य लोच हो। इजी सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। अब मूल्य विभेद का मतलब क्या होता है? मूल्य विभेद का मतलब ये होता है कि किसी एक उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही मूल्य विभेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही मूल्य विभेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु आप उत्पादित कर रहे हैं और इस वस्तु की उत्पादन लागत 10 रुपया, मान लीजिए एक पेन का आप उत्पादन कर रहे हैं और इस पेन को उत्पादित करने की लागत 10 रुपये है। आप इसे उत्तर प्रदेश में 15 रुपये का बेच दे रहे हैं, ठीक है। आप इसे मध्य प्रदेश में ले जाकर के 18 रुपये में बेच दे रहे हैं। आप इसे झारखंड में ले जाकर के 20 रुपये में बेच दे रहे हैं। आप इसे उत्तराखंड में ले जाकर के 25 रुपये में बेच दे रहे हैं। इसका सीधा सीधी मतलब क्या है? इसका सीधा सीधी मतलब ये है कि किसी वस्तु की उत्पादन लागत एक ही है, एक वस्तु की उत्पादन लागत एक ही है, बट अलग अलग बाजार में कोई संबंध न होने से। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये का पेन है, तो अब आप उत्तराखंड थोड़ी जाएंगे पता करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में ये पेन कै रुपये का मिल रहा है और उत्तराखंड में ये पेन कै रुपये का मिल रहा है। तो जब बाजारों में कोई भी अंतर संबंध नहीं होता है, एक बाजार एक दूसरे से जब संबंधित नहीं होते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में मूल्य विभेद वहां पे देखने को मिलता है ना। तो अलग एक ही लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही मूल्य विभेद कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना, भिन्न भिन्न हो। ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलिए। क्या उत्तर आ रहा है कि वह लागत जो फर्म को उस समय ही वहन करनी पड़ती है जब कोई उत्पादन न हो कहलाती है। अब देखिए दो चीजें होती हैं, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए दो प्रकार की लागतों को वहन करना पड़ता है। मतलब दो प्रकार, अगर जो आप मान लीजिए किसी वस्तु का आप उत्पादन करने जा रहे हैं तो दो प्रकार की लागतें आपको वहन करनी होगी। एक कहलाती है स्थिर लागत, एक क्या कहलाता है? एक कहलाता है स्थिर लागत। क्या हुआ, बहुत तेज चल रहा हूं क्या मैं? क्या कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है, ठीक है। एक क्या होता है? एक होता है स्थिर लागत, स्थिर लागत, और दूसरा क्या होता है? परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत या परिवर्तनीय लागत, ठीक है। तो जो स्थिर लागत होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसी लागतें जिसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध ना हो। स्थिर लागतें ऐसी लागतें होती हैं जिसका संबंध उत्पादन में वृद्धि या कमी से ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि आप किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, तो जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? भूमि खरीदना पड़ेगा, ठीक है, या किराए पे लेना होगा। तो भूमि केवल ले लेने से अभी आपका उत्पादन नहीं होगा, तो स्थिर लागत के अंतर्गत भूमि आ जाएगा। भूमि केवल आप प्राप्त कर लेंगे तो अभी तो उत्पादन कर नहीं पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि भूमि आपके पास हो जाएगा, फिर आप मजदूर ढूंढेंगे, अर्थात आप श्रमिक को ढूंढेंगे, तो श्रमिक को देना पड़ेगा ना वेतन, मजदूरी उसको देनी पड़ेगी। आपका उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, अगर जो एक महीने आपके साथ आकर के वो खड़ा है तो उसे मजदूरी देनी पड़ेगी। तो भूमि हो गया, श्रमिक हो गया, और जो कच्चे माल हो गए, कच्चे माल, तो कच्चे माल अगर जो आपके पास भूमि, श्रमिक और कच्चा माल आ जाता है तो भी अभी उत्पादन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो स्थिर लागत का मतलब ये होता है कि ऐसी लागतें जिसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई मतलब नहीं होता। अब एक श्रमिक है
तो आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि अगर जो उसने काम किया है तो वो मजदूरी आपसे लेगा, वो मजदूरी लेगा। तो ये होती है स्थिर लागत। तो स्थिर लागत का मतलब ये होता है कि ऐसी किसी वस्तु को किसी वस्तु को उत्पादित करने में ऐसी लागत जिससे उत्पादन में वृद्धि या कमी का कोई संबंध नहीं होता है। और परिवर्तनशील लागत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप भूमि का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, आप श्रम का विस्तार कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि अब आपके उत्पादन पे असर पड़ेगा, तो इसे परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि वह लागत जो फर्म को उस समय वहन करनी पड़ती है जब कोई उत्पादन नहीं हो रहा हो, तो स्थिर लागत। और स्थिर लागत का उदाहरण भूमि, श्रमिक और कच्चा माल है। अगला कि मूल्य में वृद्धि की समय अवधि में जो वर्ग लाभान्वित होता है वह कौन सा वर्ग होता है। तो मूल्य में वृद्धि का मतलब मुद्रास्फीति की बात हो रही है। मुद्रास्फीति क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बार इसको मैं बता दूंगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स की भाषा में जिससे हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं, उसे ही हम लोग आम बोलचाल में महंगाई बोलते हैं। कहते हैं कि भैया बड़ी महंगाई आ गई है। महंगाई कब आती है, हम कब कहते हैं कि महंगाई आ गई है? तो महंगाई तभी तो कहते हैं जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है। वस्तु की कीमत में जब वृद्धि आ जाती है तो हम कहते हैं कि भैया बड़ी महंगाई आ गई है। अब वस्तु की कीमत में वृद्धि क्यों आती है? तो वस्तु की कीमत में वृद्धि इसलिए आती है क्योंकि जो जो हमारी जनसंख्या है या कोई भी देश है या मनुष्य की अगर जो हम बात करें, तो कोई भी व्यक्ति मांग को बढ़ा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मांग को बढ़ा सकता है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है। अगर जो एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो भी वो सैकड़ों वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन क्या वो उत्पादन करता है? उत्पादन नहीं कर पाएगा ना वो। तो मांग को तो बढ़ाना हमारे हाथ में है, लेकिन पूर्ति को बढ़ाना अर्थात उत्पादन को बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा हो जाती है और उत्पादन अर्थात पूर्ति उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, अर्थात उत्पादन कम रहता है, तो मार्केट में वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है और उस वस्तु की पूर्ति कम होती है। इस वजह से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो आप कहते हैं महंगाई आ गया है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो मूल्यों में वृद्धि की समयावधि, अर्थात जब कीमतों में वृद्धि होता है तो कौन लाभ ज्यादा कमाता है? तो व्यापारी लाभ कमाता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि महीने में एक समय वर्ष में एक समय ऐसा आता है जब प्याज की कीमत क्या होती है, 20 रुपया पर केजी होती है। साल में एक समय ऐसा भी आता है जब प्याज की कीमत 20 रुपये पर केजी होती है, और साल में एक समय ऐसा भी आता है जब प्याज की कीमत 80 रुपया पर केजी होती है। तो देखिए, जब प्याज का सीजन होता है, जब प्याज का सीजन होता है ना, तो जो हमारे किसान होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अमूमन आप देखने को मिलता है कि अमूमन यही देखने को मिलता है कि जनवरी फरवरी के समय में प्याज उत्पादित होता है, तो पूरे देश में एक ही समय पे तो उत्पादित होता है। लेकिन अगर जो बढ़िया कोल्ड स्टोरेज किसानों को नहीं मिलेगा तो वो प्याज 2-4 महीने चलेगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, इस प्याज को किसानों से 10 रुपया केजी में खरीद करके और इसे कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि वो दिसंबर आने का इंतजार करते हैं, नवंबर आने का इंतजार करते हैं कि जब घरेलू अर्थव्यवस्था की पूर्ति एकदम खत्म हो चुकी होगी, तब हम ये प्याज निकालेंगे और फिर वो 80 रुपए में बेचते हैं। तो वास्तविक रूप से किसान क्या रुपया पाया, किसान 10 रुपया केजी पाया, लेकिन जो व्यापारी है वो कितना पा रहा है, वो 80 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो व्यापारी का लाभ अधिक हो रहा है और किसान का लाभ कम हो रहा है, तो जो व्यापारी होंगे वो लाभ ज्यादा कमाएंगे। अगला प्रश्न कि एक ऐसी वस्तु जिसके आय प्रभाव धनात्मक होते हैं कहलाता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो देखिए, एक ऐसी वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक, आय प्रभाव धनात्मक होने का मतलब ये होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना, तो जब आपकी आय बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आय के साथ साथ क्या करेंगे, आप अपने उपभोग को भी बढ़ाएंगे, आय के साथ साथ अपने उपभोग को भी बढ़ाएंगे। तो ये किसके संदर्भ में देखने को मिलता है, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मिलता है। जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे कि बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, ठीक है, बढ़िया से रहेंगे। इसका मतलब कि आपकी आय में वृद्धि जब होती है तो आप अपने उपभोग को भी बढ़ाते हैं। इसी का मतलब होता है कि आय प्रभाव कब धनात्मक होगा, तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान की बात हो गई। उसके बाद जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, विलासिता की वस्तु का मतलब ऐसी वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आप आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ये विलासिता की वस्तुएं। तो विलासिता की वस्तु के संदर्भ में भी क्या होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि अवसर लागत को परिभाषित किया जाता है। अवसर लागत को कैसे परिभाषित करते हैं। और देखिए, जो लोग भी हैंडराइटिंग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का आपको कंप्लीट अपने हाथों से लिखा हुआ हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, जहां पे अगर जो एक बार आप नोट्स परचेज कर लेंगे तो फिर आपको ज़िंदगी में दोबारा कहीं भी इधर उधर से इकोनॉमिक्स के नोट्स को इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं होगी। इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट होंगे, ए टू जेड, मतलब जितने भी 10 से 12 यूनिट आपकी इकोनॉमिक्स में बनते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, मतलब जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक के मैं नोट्स आपको हैंडराइटिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर जो आपको नोट्स की डेमो चाहिए तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार का नोट्स है ना। उसकी जो फीस है केवल और केवल 499 रुपए है। और अगर जो आप कंप्लीट बैच में एडमिशन लेते हैं तो वो नोट्स आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, कि अवसर लागत को परिभाषित किया जा सकता है। तो अवसर लागत की बात किसने किया था, अवसर लागत की बात किसने किया था, तो कॉल कर लीजिए मुझे, ठीक है। अगर जो मैंने सीन नहीं किया तो कॉल कर लीजिए, है ना। अगर जो मैंने मैसेज नहीं सीन किया, अभी मैंने बोला कि एट द सेम टाइम बहुत सारे मैसेज मुझे मिलते रहते हैं, तो अगर जो किसी कारणवश किसी का मैसेज मैं नहीं रिसीव कर पाता हूँ तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं जरूर रिसीव करूंगा। क्या उत्तर होगा, हाँ। तो अवसर लागत को परिभाषित किया जा सकता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प के त्याग के रूप में। किसने दिया था अवसर लागत की बात, किसने किया था, तो हैबरलर ने किया था, ठीक है। हैबरलर ने क्या कहा था कि जैसे देखिए, अगर जो कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है और अचानक उस वस्तु की मांग में कमी आ जाए, तो वो फर्म क्या करेगा कि फिर उसी टेक्नोलॉजी से किसी ऐसी अन्य वस्तु का उत्पादन करना प्रारंभ करना चाहेगा जिससे उसे लाभ हो। जैसे मैं बताता हूँ कि कोविड के समय में जब आपने देखा कि सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए, तो बड़ी बड़ी कपड़े की जो कंपनियां थी वो अब क्या हो गई, अब भाई कोई कपड़ा खरीद ही नहीं रहा था, तो वो क्या करने लगी, वो उनके पास चूंकि टेक्नोलॉजी था तो उन्होंने कपड़े की जगह पे मास्क बेचना शुरू कर दिया और मास्क बेच करके उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया सरवाइव करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, हैबरलर साहब इसकी बात करते हैं। अब देखिए, उदासीन बकरे एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। उदासीन बकरे एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं भाई, चलिए बताइए, उदासीन बकरे एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, ठीक। तो उदासीन बकरे एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि प्रत्येक बकरे संतुष्टि के भिन्न भिन्न स्तर को बताते हैं। क्या होता है, ये संतुष्टि के भिन्न भिन्न स्तर को बताते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं जितने लोग भी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उदासीन बक्र क्या होता है, मूल बिंदु के तरफ क्या होता है, उन्नतोत्तर होता है। और ये वक्र नीचे गिरता हुआ क्यों होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं,
वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और उस वस्तु से जब मिलने वाली उपयोगिता कम होगी तो आप उसकी मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किन्स के उपभोग फलन के लिए सत्य है। अब किन्स साहब का अगर जो आपने उपभोग फलन पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे। चलिए भाई कमेंट करके बताइए। पिंकी जी, प्रभाकर जी, सोनी शर्मा जी, नीतू जी, पारस दास जी, प्रिया सिंह जी, अजय जी, बबीता जी, ज्योति चौरसिया जी, रत्नेश कुमार जी, गणपत माली जी, राकेश विंद जी, ठीक है, नौसाद अली जी। सभी लोगों से निवेदन है, बहुत तेजी से आप लोग का उत्तर आने लगता है तो सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, अब ये किन साहब का उपभोग फलन आया है सर यहाँ पे बताइए। तो किन साहब ने क्या बोला था, तो किन साहब ने अपने उपभोग फलन थियरी के अंतर्गत क्या बताई थी बात। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, तो किन साहब ने ये कहा कि देखिए जब लोगों की इनकम में वृद्धि होती है ना, तो जितनी तेजी से आय बढ़ती है उतनी तेजी से लोग अपने उपभोग में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो आपके पास अभी 10,000 रुपए की इनकम हो रही है महीने की, ठीक है, तो 10,000 रुपए की अगर जो आपकी इनकम हो रही है तो भी आप क्या उपभोग करते हैं, रोटी उपभोग करते हैं, चावल उपभोग करते हैं, दाल सब्जी, यही तो आप खाते हैं। लेकिन 10,000 रुपए की बजाय अगर जो महीने का 10 लाख रुपए आपके पास आने लगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा 10 का 10 लाख रुपए आप खर्च कर देंगे। अगर जो एक समय पे 10,000 रुपये आपके पास आ रहा है तो इस महंगाई के समय में 10,000 रुपये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपकी आय में वृद्धि होती है और महीने का 10 लाख रुपए आप कमाने लगते हैं तो क्या 10 का 10 लाख आप खत्म कर देंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यही बात किन साहब ने अपने उपभोग फलन के अंतर्गत बताया था कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो जितनी तेजी से आय बढ़ता है उतनी तेजी से उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। उपभोग बढ़ता है लेकिन जितनी तेजी से आय बढ़ता है उतनी तेजी से उपभोग नहीं बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, बुक के लिए मैं काम करवा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको बुक देखने को मिलेगा। ठीक है, बुक के लिए मैं काम करवा रहा हूँ। क्या उत्तर आ रहा है सर बताइए, ऑप्शन नंबर डी। अगला, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। हाँ, क्या उत्तर होगा, बुक के लिए मैं काम कर रहा हूँ, 1-2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को पूरी इकोनॉमिक्स की बुक भी देखने को मिल जाए, हो सकता है कि मिल जाए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बुक देखने को मिल जाए। काम चल रहा है उस पर, जैसे ही आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है उसे भी ज्वाइन कर लिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है, हाँ क्या उत्तर आ रहा है कि सांकेतिक रूप से सीमांत उपभोग फलन को व्यक्त किया जाता है। सीमांत उपभोग फलन क्या बताता है भाई, ठीक है, आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है सीमांत उपभोग फलन। ठीक है, ये क्या बताता है, आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में क्या परिवर्तन होगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या इंडिकेट करता है, ये उपभोग को इंडिकेट करता है, उपभोग परिवर्तन की दर को इंडिकेट करता है। ठीक है, उपभोग परिवर्तन की दर को इंडिकेट करता है, और डेल्टा वाई क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आय परिवर्तन की दर को। ठीक है, आय परिवर्तन की दर को ये इंडिकेट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अगला, कि निम्न में से कौन सा उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करेगा। कौन सी ऐसी बात है जो आपकी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करेगा, कौन सा ऐसा होगा जो उपभोग को प्रभावित नहीं करेगा। क्या उत्तर आ रहा है, और जो हमारे बहुत पुराने वाले स्टूडेंट हैं ना वो समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। कोई भी बात हो,
कोई भी चीज़ें मतलब किसी भी प्रकार की बात हो आप मुझे कॉल जरूर कर लिया करिए, है ना। बहुत पुराना मतलब जो 2021 वाले जुड़े हैं, मुझे भी पता है कि परीक्षा आ चुकी हुई नहीं, तब से आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बाकी कहीं भी कोई भी बात हो तो आप मुझे जरूर कॉल कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो उपभोग की प्रवृत्ति को क्या नहीं प्रभावित करेगा, तो मूल्य की स्थिरता नहीं प्रभावित करेगी। मूल्य की स्थिरता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि नमक अगर जो 30 रुपया पर केजी आज भी मिल रहा है और 30 रुपया पर केजी आज भी मिल रहा है, 30 रुपया पर केजी 5 साल बाद भी मिलेगा और 30 रुपया पर केजी 5 साल पहले भी मिल रहा था, तो ऐसी स्थिति में ये उपभोग को थोड़ी प्रभावित करेगा। जितना आप एज यूजुअल जितना आप नमक का प्रयोग करते हैं उतना ही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला जेके मेहता साहब आगे बताइए। जेके मेहता साहब आ गए। चलिए जेके मेहता साहब आ गए, बताइए क्या उत्तर आ रहा है। जेके मेहता साहब ने क्या कहा। जेके मेहता साहब ने ये कहा कि एक जो राष्ट्र है ना, थोड़ा आराम से पहले देखिए कि जेके मेहता के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर राष्ट्रीय आय अधिकतम कब होगी। जेके मेहता साहब ने कहा कि अगर जो किसी राष्ट्र को अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है, ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तब होगा जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। और उत्पादन का स्तर कैसे बढ़ेगा, तो देखिए, हाँ, तो ये जेके मेहता साहब की बात हो रही है। तो जेके मेहता साहब ने कहा कि देखिए अगर जो आपको अपनी राष्ट्रीय आय अधिकतम करना है तो आपके देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी किसके द्वारा दिया गया, प्रकृति के द्वारा ही तो दिया गया ना। ह्यूमन ने लकड़ी को और जंगल को थोड़ी डेवलप किया है। लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, लोहा, अभ्रक, ठीक है, ये भारत में सब पाया जाता है, अभ्रक। तो प्राकृतिक संसाधन जो है अर्थात लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी, कोयला, लोहा, अभ्रक। तो प्रोफेसर जेके मेहता ने कहा था कि अगर जो आपको आपके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है तो जो आपके देश में प्राकृतिक संसाधन है जैसे लकड़ी, लोहा, कोयला, अभ्रक, इनका आप पूर्ण रूप से दोहन करिए, तभी जाकर के आप अपने देश की उत्पादकता को बढ़ा पाएंगे। और उत्पादकता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उत्पादकता को बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि आएगी। अर्थात आपके देश में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, भौतिक मतलब जो श्रम है, जो मानव श्रम है। तो जेके मेहता साहब ने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में आपको राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है तो आपके देश में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है दोनों का पूर्ण रूप से आप प्रयोग करिए, और दोनों का पूर्ण रूप से आप प्रयोग करेंगे तो आप राष्ट्रीय आय को अधिकतम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है जब, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होता है। चलिए तो इजी सी बात है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, कमेंट करके बताइए सभी लोग कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी, जब उस देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी। इजी सी बात है, जब आपके देश में उत्पादन बढ़ेगा तभी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, बिना उत्पादन के राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ सकता है, बच्चों वाली बात है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। साख पे नियंत्रण कौन करता है, साख पे नियंत्रण करने का कार्य आरबीआई करता है। साख पे सृजन करने का कार्य कौन करता है, वाणिज्यिक बैंकें करती हैं। साख पे नियंत्रण आरबीआई क्यों करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में कहीं ऐसा ना हो कि मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाए। अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो इससे मुद्रास्फीति आ जाएगी, ठीक है, इससे मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो मुद्रास्फीति क्या होगा, अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा
अनियंत्रित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। और वहीं दूसरी तरफ वो क्या करता है, आरबीआई, आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम भी करता है, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति को कम करता है। मुद्रा की पूर्ति क्यों कम की जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को समाप्त करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ाई जाती है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है। मंदी जहाँ पे मांग व पूर्ति दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है। मंदी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग अत्यंत न्यूनतम बिंदु पे और पूर्ति भी न्यूनतम बिंदु पे। तो मंदी के समय में क्या होता है कि आरबीआई चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाए, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो उसके साथ साथ पूर्ति बढ़ेगी, और पूर्ति बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा, जिससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और वहीं दूसरी तरफ मुद्रा की पूर्ति कब कम की जाती है, तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है, अर्थात महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो करों के माध्यम से आरबीआई क्या करता है कि मुद्रा की पूर्ति को कम करता है, जिससे मांग व पूर्ति संतुलित हो जाए और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत कंट्रोल हो जाए। सो क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, डी के अलावा कोई और है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि नगद कोष अनुपात, ठीक है, नगद कोष अनुपात। तो निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, तो नगद कोष अनुपात। देखिए साख नियंत्रण के दो उपाय होते हैं, एक क्या होता है परिणात्मक, दूसरा गुणात्मक। परिणात्मक के अंतर्गत क्या आता है, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, और चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत क्या आते हैं, साख का निर्धारण, साख की मार्जिन और नैतिक दबाव। अब रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, एक सेकंड में मैं बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़े होंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये रही आरबीआई, ठीक है, आरबीआई केंद्रीय बैंक, ये रही जनता अर्थात सॉरी ये रही आरबीआई, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। ये रही आरबीआई अर्थात देश का केंद्रीय बैंक, ये रहे वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता, ये हम लोग हैं अर्थात जनता है। तो देखिए जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बैंक दर बोलते हैं, बैंक दर। यहाँ पे अल्पकाल की बात नहीं हो रही है, अल्पकाल की बात होगी तो फिर रेपो रेट हो जाएगा। और जब वाणिज्यिक बैंक जनता से लेन देन करती है तो जो दर लागू होता है उसे ब्याज दर कहते हैं, उसे ब्याज दर कहते हैं। तो जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो हम लोग ब्याज दर की बात करते हैं, लेकिन जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे रहा है तो जो दर वसूल कर रहा है उसे बैंक दर कहा जाएगा। लेकिन अब देखिए रेपो रेट क्या होता है, तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण दे रहा है, जब अल्पकाल शब्द का मेंशन हो जाएगा तो इसे रेपो रेट कहा जाएगा। और जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को, लेकिन जब अब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देगा अल्पकाल के लिए तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रा, हाँ क्या उत्तर आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ साख जमा अनुपात, सॉरी मैंने टिक गलत कर दिया, ठीक है, नगद कोष अनुपात तो होता है, सॉरी, ठीक है, तो साख जमा अनुपात ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, छोटी सी बात है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। अगला कि मुद्रा अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है यदि, सी होगा, सी, हाँ ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है कि मुद्रा अपना ठीक प्रकार से कार्य करती है, मुद्रा अपना ठीक प्रकार से कार्य करती है, हाँ, मुद्रा अपना कार्य ठीक प्रकार से कब करती है, तो मुद्रा अपना कार्य ठीक प्रकार से तब करेगी जब उसका बाह्य और वास्तविक मूल्य दोनों बराबर हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने क्या कर दिया है कि जो 1 रुपए का सिक्का आता है या जो 5 रुपए का सिक्का आता है उसको छोटा कर दिया है। क्यों छोटा कर दिया है, क्योंकि जब 1 रुपए के बड़े सिक्के आते थे ना, तो ये 1 रुपए का बड़े सिक्के से लोग क्या करते थे, 5-5 ब्लेड बना देते थे, इसी सिक्के से लोग ब्लेड बना देते थे। तो वास्तविक रूप से उस मुद्रा का मूल्य कितना था, 5 रुपया था, लेकिन उस 5 रुपए के सिक्के से लोग 5 ब्लेड बना देते थे, या 10 ब्लेड बना देते थे, या 20 ब्लेड बना देते थे। तो ऐसी स्थिति में उसका बाह्य और आंतरिक मूल्य बराबर नहीं रह जाता था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 1 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के को थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें
मान्यता का गुण हो, सभी लोग माने भैया 1 रुपए का सिक्का सभी जगह चलेगा, 10 रुपए का नोट भारत के हर पार्ट में चलेगा, 100 रुपए का हर पार्ट में चलेगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी, इसमें तो ए और बी होना चाहिए ना। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। इसका बाह्य मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर हो, थोड़ा आराम से देखिएगा, थोड़ा आराम से ये देखिएगा, ए और बी इसमें होना चाहिए, ये ऑप्शन ही गलत दिया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन ऐड ऑन कर लीजिएगा, ए और बी इसमें ठीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सो ए और बी इसमें सही होना चाहिए। इसका मूल्य सापेक्षिक रूप से स्थिर हो, इसमें तो तीनों ऑप्शन सही है यार। ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, इसमें ए भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, ए बी सी डी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, कि कौन सी मुद्रा वह परिसंपत्ति है जो यद्यपि मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है किंतु आसानी से नकदी में परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए, हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर, कि कौन सी मुद्रा वह परिसंपत्ति है जो यद्यपि मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है किंतु आसानी से नकदी के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि पैसा आप रखे हैं, तो पैसा मूल्य का आप संचय कर रहे हैं ना, अगर जो आप 20 लाख रुपए रखे हैं तो मूल्य का संचय कर रहे हैं, लेकिन आप इसे जब चाहें तब विनिमय का साधन भी बना सकते हैं, इससे जा करके कार खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे जा करके क्या कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं सदृश्य मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या होता है बताइए, प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला मैं रोज लगभग बताता ही हूं। तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा, और उसमें से क्या कर देते हैं, ब्याज भुगतान को घटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट एक रणनीति के माध्यम से दिए जाते हैं, ताकि आप अगर जो इसे ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप ये सोचें कि 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर पाए, तो ऐसा संभव नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा के साथ, सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ आप समय समय पे टेस्ट भी देते रहिए और इस बात को समझते रहिए कि प्रश्न कहाँ गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें सुधार करिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको करवाए जा रहे हैं। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन्स केवल 1 टाइम आपको फीस जमा करना है, दोबारा आपको फीस सबमिट नहीं करनी है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।